बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जितने भी सवाल आए सेल्स टैक्स के, मेरे मुताबिक सबसे ट्रिकी क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा टेस्ट करता है वो ये ऑटम 21 में एक सवाल आया था मेहरबान वाला। इसको सर देखते हैं। मेहरबान एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। MA is engaged in the business of manufacturing and supplying of various consumer goods. Following information is available. सर जी आप मुझे प्लीज़ इसको बताइएगा कि क्या कैमरे में व्यू ठीक आ रहा है? जी, तो मेहरबान एसोसिएट जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत रजिस्टर्ड है और परचेजेज हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको पता होना चाहिए परचेजेस की हैं, रजिस्टर्ड पर्सन वाली परचेजेस तो हमारे काम की हैं, अनरजिस्टर्ड से परचेज जो की है सर जी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ चुप करके ये देखना, सिर्फ समझना है। घर जाकर नए सिरे से ही पहले ये वाला सवाल करना है, फिर दो सवाल और करने हैं बस। एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट पर भी कोई इनपुट टैक्स नहीं मिलना, ये भी फारिग है। आगे आ जाएं सेल्स की तरफ। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट गुड्स है ये, और ये एक्सपोर्ट है यानी जीरो रेटेड है। सर जी अगर एग्जाम्प्ट गुड को एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा? वो भी जीरो रेटेड है। सर जी एक्सपोर्ट करना जीरो रेटेड है, चाहे टैक्सेबल को एक्सपोर्ट करें चाहे एग्जाम्प्ट को एक्सपोर्ट करें। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ 296,000 जो कि एग्जाम्प्ट गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्प्ट गुड बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, लेस कर दें। 6,75,000 रुपए की गुड्स टैक्स जीरो रेटेड गुड्स बनाने में इस्तेमाल हुई हैं, इस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, इस पर रिफंड होना है। सर जी हम जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो कॉमन इनपुट टैक्स निकालने के लिए करते हैं, यानी वो वाला इनपुट टैक्स जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है या जीरो रेटेड है, हम कॉमन इनपुट टैक्स निकालते हैं और फिर अबॉर्शन करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। अब जिसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया कि ये एग्जाम्प्ट के लिए है या जीरो रेटेड के लिए, तो क्या करेंगे? उसे कॉमन इनपुट टैक्स में से लेस कर दें। भैया मेरी बात पिक कर गए हो? आगे आ जाओ। 1.5 लाख रुपए की गुड्स कैश में परचेज की है। सर जो परचेजेस कैश में किए हैं उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। 500 kg ऑफ टी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 in 1 kg packaging covered under third schedule. Retail price of tea per kg is 900. By the end of August 2021, 300 kg was supplied to an unregistered wholesaler at a price of
790। Taxable goods supplied to unregistered includes good worth 3,20,000 which were sold to a customer who did not provide CNIC या NTN। सर 3,20,000 टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 3,20,000 जो कि सेल किया गया था कस्टमर को जिनका CNIC नहीं था। सर जी ये बुलेट, चौथा बुलेट जो था ये थर्ड स्केड्यूल आइटम थी और ये आपने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया और इनवॉइस 1,00,000 से ऊपर किया तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। हमने ये पढ़ा था जितने परसेंट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन इसने अगर हमें एग्जैक्टली यही बता दिया है कि जो 320 का बेचा है वो 275 का खरीदा था, तो इसका मतलब है कि 275 रुपए पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। भाई मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट था। अभी तक जितनी एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं सारी इनपुट टैक्स के हवाले से हैं। चूँकि हम इनिशियल रीडिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एम तो ये है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इनपुट और आउटपुट का क्या सीन है। सर इनिशियल रीडिंग है, इनपुट और आउटपुट आइडेंटिफाई करना हमारा मेन काम है। फॉलोइंग फिक्स एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2021। मशीन ए है, मशीन बी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मशीन ए, मशीन बी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ये तो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 959450 was paid in cash. The bill was inclusive of sales tax of 154,250। सर जी बिजली के बिल पर कितना टैक्स है? ये भी इनपुट की एडजस्टमेंट है। ये ब्रॉड फॉरवर्ड की एडजस्टमेंट भी आ गई, ब्रॉड फॉरवर्ड। और फिर दोबारा इनपुट टैक्स फरवरी 2021 को परचेजेस की थी, उस पर इनपुट टैक्स था 186,000 का जो क्लेम नहीं किया। क्या अब क्लेम कर सकते हैं अगस्त 2021 में? कैसे कह रहे हैं? 6 महीने देखने हैं। फरवरी है उसको तो छोड़ दें, कैरेट फॉरवर्ड की बात की ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर कर सकते हैं सर, 6 माह होता है, कर सकते हैं। ये भी जनाब इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट। लो जनाब ये सारी डिस्कशन थी। अब वो हमें कहता है कि आप सेल्स टैक्स पेबल बताएं। इसका नाम क्या है सर? मेहरबान कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। सर टैक्स ईयर कितना है? शाबाश, टैक्स ईयर नहीं लिखना बल्कि टैक्स पीरियड है। अगस्त 2021। लो भैया सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। सर जी सबसे पहले टैक्सेबल गुड्स taxable goods to registered person
8650,000। आगे आ गया टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कितना है सर? जी। उसके बाद आ गया एग्जाम्ड गुड। इसको भी छोड़ें, एक्सपोर्ट है, इसको भी ये पोर्शनमेंट में ही काम आएगा। एडजस्टमेंट करते हैं सर। आउटपुट के हवाले से कोई एडजस्टमेंट? सारी एडजस्टमेंट इनपुट के हवाले से ही है, सिवाय एक एडजस्टमेंट के, ये वाली जो थर्ड स्केड्यूल एडजस्टमेंट। आपको तो थर्ड स्केड्यूल आइटम हो, सेल प्राइस पे पता है ना। इस एडजस्टमेंट को आप जरा ध्यान से पढ़ना। ये मैंने आपको कहा आज तक जितने सेल्स टैक्स के सवाल हैं, सबसे मुश्किल सवाल ये था, और आज तक जितनी सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट्स आई हैं, सबसे ट्रिकी एडजस्टमेंट ये थी। यानी ये एक एडजस्टमेंट जो जिसके 3 रुख हैं अलग-अलग, ये बताने लगा। 500 kg ऑफ टी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 इन 1 kg पैकेजिंग कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल। रिटेल प्राइस ऑफ टी पर केजी इज 900। बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021 300 kg वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 790। जरा इस एडजस्टमेंट को पकड़ना। आपने परचेज की है 3,60,000 रुपए की। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम जब आपने परचेज किया है तो किस अमाउंट पे टैक्स दिया है? रिटेल प्राइस पर। रिटेल प्राइस कितनी है? 900। सर आपने टैक्स दिया है 900। कितना खरीदा है? 500 खरीदा है। आपने टैक्स दिया है 900 रुपए 500 पर, लेकिन आपने खरीदी कितने की थी? 3,60,000 रुपए की। तो परचेज में कितना शामिल होगा? 3,60,000। असल में कितना होना चाहिए था? 450। 450 होना चाहिए था। 360 शामिल है, बकाया ऐड कर देंगे। यस और नो? सर जी ये 90,000 रुपया परचेजेस में ऐड होगा। आगे आ जाओ। सेल कितनी की? 300 kg। किस रेट पर? 790 पर। किस सर जी करनी किस पर चाहिए थी? सर जी असल में तो 300 kg की रिटेल प्राइस है 900, ऐसा ही है। ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है? 300 इंटू 790। तो जरा लेस करके बताएं। आउटपुट में यानी सेल उसने रिकॉर्ड किया 300 इंटू 790, जबकि होना चाहिए था 300 इंटू 900। सर होना चाहिए था 2,70,000 और हुआ कितना है? 2,37,000। तो बाकी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना बनता है? सर जी ये 33,000 टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में ऐड कर देंगे। तो भाई यहां पर लिख देता हूं थर्ड स्केड्यूल आइटम 33,000। बिस्मिल्लाह, ये खुद ही से ही हो रहा है जो हो रहा है। क्या आप मेरी बात पिक कर पा रहे हो? सर इसमें 3 रुख थे इस ट्रांजैक्शन के। पहला रुख तो था इनपुट ऐड करना था, दूसरा रुख था आउटपुट, वो भी ऐड करना था,
तीसरा एक और रुख था, और वो ये था कि ये आइटम थर्ड स्केजुअल आइटम है। आपको पता होना चाहिए थर्ड स्केजुअल आइटम पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। अब इसने कहा मैंने अनरजिस्टर्ड होलसेलर को 790 के हिसाब से चीजें बेची हैं, और कितनी बेची हैं? 300 केजी। ये टोटल कितना हो गया? सर जी जब हमने फर्दर टैक्स लगाना होगा ना अनरजिस्टर्ड पर्सन पर, तो उसमें से 237 माइनस करेंगे। यार 237 पर तो फर्दर टैक्स नहीं ना लगना। यार आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये तीन बातें, एक फर्दर टैक्स की एडजस्टमेंट थी, थर्ड स्केजुअल आइटम पर फर्दर टैक्स लगना ही नहीं है, एक फर्दर टैक्स की एडजस्टमेंट थी, एक आउटपुट की एडजस्टमेंट थी, एक इनपुट की एडजस्टमेंट थी। तो ये एक एडजस्टमेंट तीन जगहों पर अलग-अलग हिट कर रही थी। मैंने वो एडजस्टमेंट निकाल के आपको तीनों पहलू समझा दिए हैं। लो सर, अब हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। क्या आपको ये तीनों पहलू समझ आ गए? यस और नो? पूछे सर। अगर 1560 जमा 33 ऐड कर दिया होगा तो 270 को माइनस करेंगे। मैंने 1560 में से 237 का एक ही बात है, एक ही बात है, मैं अभी आपको बताता भी हूं। लो सर, ये तीनों पहलू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा इसके अलावा आउटपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यही फायदा है पहली बार पढ़ के मार्क करने का, कि अब अगली बार मुझे दोबारा सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 पे आ जाऊँगा और इनपुट टैक्स की वर्किंग शुरू कर दूँगा। हाँ, ऊपर वाले हिस्से को कंक्लूड नहीं करूँगा। क्यों जी? विचों कोई निकल ही ना है। सर सवाल पढ़ते हुए कोई एक आध एडजस्टमेंट आ ही ना जाए आउटपुट की, मैं ऐसे ही फिगर फाइनल करके टैक्स निकाल दूं, बाद में सारा काटता रहूं। सर समझ आ रही है? तो सर वर्किंग नंबर 2 है सर जी, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। कितना है सर? 496। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने वो नीचे वाली फिगर ली थी 4960000। फिर उसके बाद आ गया पहली एडजस्टमेंट एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सर अगर एग्जाम सप्लाईज वाली परचेजेज हैं 296,000 की, इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। दूसरा आ गया जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज वाली गुड्स को भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। सर क्या जीरो रेटेड सप्लाईज वाली जो गुड्स हैं उन पर रिफंड मिलना है या नहीं मिलना? ध्यान से इसको नोट करेंगे। मैं आपको एक टिप देता हूँ, इसके साथ ना Z जरूर लिख दें ताकि एंड पे आपका ये काम आएगा। जब मैं एंड पे सवाल कर रहा हूँ तो मैं आपसे कहूँगा यार आप Z वाली सारी आइटमें जमा कर लो जब मैं एक्सपोर्ट रिफंड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो निशानी लगाने से आसान हो जाती है। लो सर, उसके बाद आ गया परचेजेज इन कैश। कितना है सर? 1.5 लाख।
परचेजेज इन कैश। उसके बाद आ गया सर जी परचेजेज में शामिल है 500 kg ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 360। तो भैया होना कितना चाहिए था 500 मल्टीप्लाई बाय 900। ऑलरेडी कितना शामिल है 360। बाकी कितना जितना बाकी 90,000 रह गया सर ये ऐड कर देंगे इसके साथ लिख देंगे यहां पर लिखना चाहिए थर्ड स्केजुअल आइटम। सर जी कितना है 450 माइनस 360 हो गया। थर्ड स्केजुअल आइटम आ गया 90,000 ये ऐड होना। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे CNIC या NTN नॉट अवेलेबल। CNIC या NTN नॉट अवेलेबल कितना है भाई 2 CNIC या NTN हो गया 275,000। अच्छा जनाब ये 2,75,000 हो गया। इसके बाद प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है वो हमने करनी नहीं। बिजली के बिल का टैक्स है वो रेट लगाने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड भी आ गया ये भी इनपुट टैक्स है रेट लगाने के बाद। बाकी एडजस्टमेंट खत्म है सर इस सबको टोटल कर लें 4960,000 मनफी 296 मनफी 675 मनफी 1.5 लाख जमा 90,000 है यार इसको क्यों माइनस किया प्लस 90,000 है माइनस 275,000 प्लीज कंफर्म कीजिएगा फिगर 3654 सर सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% जी 657720 सर उसके बाद लिखेंगे सेल्स टैक्स ऑन ई बिल जी भाई 154250 सेल्स टैक्स ऑन ई बिल भी आ गया सेल्स टैक्स 18% पे भी आ गया। तीसरा कौन सा है 1 फरवरी की इनवॉइस लिख दूं 186 इसको टोटल कर लें भाई भैया अब मेरी आराम से बात सुनो ये हमारा मुश्तरका खाता है
मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ चलो सर जी, वही अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है। देखिए वो जो तीन दोस्त गए थे कढ़ाई खाने, जो चीज वो तीनों खा रहे थे वो तीनों का पूल बनाया हुआ था, बाद में 3 पे तकसीम कर देना था। लेकिन रास्ते में जाते हुए उस दोस्त ने अगर 1 किलो सेब ले लिया है तो जिस दोस्त ने सेब लिया है उसकी पेमेंट वो करेगा और उसका जिम्मेदार वो होगा। या मेरी बात पिक कर रहे हो सर जी? हम जितनी भी ये वर्किंग कर रहे हैं ये सारी कॉमन वर्किंग है। ये वो वाली वर्किंग है जिसको तकसीम करना है। अगर इसके अलावा वो आपको कह देता है कि भाईजान, वो आपको कह देता है कि ये एग्जाम सप्लाई के लिए परचेज किया खास तौर पे, उसको लेस करो, क्योंकि हम जो फिगर निकाल रहे हैं वो तो तीनों पे तकसीम करनी है। ये एग्जाम सप्लाईज के लिए जो परचेज किया उसने तीनों पे तकसीम, या मेरा पॉइंट भी कर रहे हो? असल में अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी कि यार वो जीरो रेटेड के बारे में खास तौर पे कह रहे हैं, तो ये इस पर सारा रिफंड मिलेगा, इसको इनपुट में शामिल करके तकसीम नहीं करना। अगर वो यहां पर टैक्सेबल लिखे तो क्या करेंगे? अगर वो आपको कह देता 5 लाख रुपए की परचेजेस की हैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज को बनाने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे? सर ये तीसरा दोस्त है, 3 दोस्त है ना सर, ये तीसरा दोस्त है। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई खरीदने के लिए उसने 5 लाख खर्च किया है तो वो 5 लाख पे जितना भी टैक्स बनेगा उसका क्लेम करेंगे। यार वो टैक्सेबल सप्लाईज के वाले से क्या होता है? इनपुट क्लेम करेंगे। अब आप उसको सांझे खाते में क्यों लिख रहे हो? अब आप उसको उस पूल में, उस टोटल में क्यों डाल रहे हो? इसने बाद में तकसीम होना है। यार आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? टैक्सेबल ने, एग्जेम्प्ट ने, जीरो रेटेड ने, ये तीनों का पूल बन रहा है। ये तीनों की जहां पर ये वो सारी चीजें लिख दी हैं, इसका टोटल वो है जिसके बारे में नहीं पता कि ये इनपुट का है, परचे इनपुट का, सॉरी, कि ये जो टोटल है ये टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है या जीरो रेटेड है, हमें नहीं पता, तो ही तो इसको तकसीम करना है। अगर हमें पता चल जाए एग्जैक्टली तो फिर क्या करेंगे? फिर टैक्सेबल के केस में इनपुट क्लेम करेंगे, जीरो रेटेड के केस में रिफंड क्लेम करेंगे, एग्जाम के केस में उसको, यार मेरे साथ चल रहे हो ना? अब मुझे पता चल गया ये 296 की वो आइटम्स हैं जिससे एग्जाम चीजें बन रही हैं, इस पर जो इनपुट टैक्स बनता है उसको इग्नोर करेंगे। ये 6,75,000 की वो चीजें हैं जिस पर एक्सपोर्ट हुई है, इस पर ये पूरा 675 का रिफंड मिलेगा। इसको मैं उस इकट्ठे पूल में नहीं डालूंगा जिसने तकसीम होना है 3 पे, या जिसने तकसीम होना है टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड पे। यार मेरा पॉइंट भी कर लिया। अगर टैक्सेबल भी होता तो वो यहां पर आता और कॉमन में शामिल ना होता। वो टैक्सेबल जितने की भी आइट, ये 6,75,000 का 18% लेके रिफंड लूंगा मैं। अगर टैक्सेबल होता तो वो जितनी अमाउंट भी होती मैं इसमें से माइनस करता और वो इनपुट के केस से एडजस्ट करता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये दोनों उसने पेपर में पूछे, टैक्सेबल नहीं पूछा, शायद इस बार पूछे। और बच्चों के बारे में, जिस बच्चे को अपोर्शनमेंट का सही कॉन्सेप्ट नहीं है, 95% चांस है कि वो माइनस नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो टैक्सेबल ही है ना। और भैया ये टैक्सेबल, ये जो मैं अमाउंट निकाल रहा हूं ये टैक्सेबल के लिए नहीं निकाल रहा, ये एग्जेम्प्ट के लिए नहीं निकाल रहा, ये जीरो रेटेड, ये तीनों का इकट्ठा है जिसको तकसीम करना है। और अगर आपको पता चल जाए कि 5 लाख सिर्फ टैक्सेबल को खरीदने के लिए खर्च किया गया है, तो फिर उस 5 लाख पर जितना भी टैक्स होगा उसको क्लेम करेंगे। यस और नो? उसको कॉमन पूल में नहीं डालेंगे। यार क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं? एक बार यस नो कर दो, यस और नो। आ जाओ मेरे साथ।
मैं असल में ये अपोर्शनमेंट का बड़ा कीमती कॉन्सेप्ट है और बच्चा यहां पे गलती करता है। अपोर्शनमेंट के बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आप देखना, ये आ गया ना आपका इनपुट टैक्स, फिर उसके बाद वर्किंग नंबर 3। मैं इसको 2 मिनट ठहर जाता हूं, अभी इनपुट टैक्स की बात हुई है तो मैं जरा उसको बता दूं। सर जी ये वर्किंग नंबर 4 है, यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रिटर्न। सर जी टैक्सेबल की वैल्यू लेनी है और एडजस्टेड वैल्यू लेनी है, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद जरा बताइएगा। 8650 15 60,000 और 33,000 जी 10। सर ये निकली हुई साथ ही इसका 18% भी ले लें। सेवन 40। सर जी यहां पर लिख दूं 10243000। एग्जाम्प्ट कितना है? सर जी एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड के हवाले से अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो हमेशा सवाल पर नोट करना। क्यों? सर आपने जब अपोर्शनमेंट के लिए वैल्यू देखनी है तो इधर आनी है, तो वो फिर भूलेगी नहीं। याद है एग्जाम्प्ट का 50,000 रुपया मैंने यहां पर लिखा था पिछले सवाल में, इसीलिए लिखा था जब आपकी तरतीब बन जाती है आप आदतन ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। सर जी एग्जाम्प्ट है 1740, जीरो रेटेड देखना 19 और 13, टोटल देखना सर। सर जी टोटल देखना, वन 15183,000। अच्छा जी इनपुट टैक्स कितना है? सर जी ये निकाला है 997970, यही है ना सर? सर जी तकसीम करें 10243,000 डिवाइड बाय 15183,000 मल्टीप्लाई बाय 997970 जी 673267। दूसरा भी देखना 1740000 डिवाइड बाय 15183,000 मल्टीप्लाई बाय 997970 जी 114369। सर जी 320000 डिवाइड बाय 15183,000 मल्टीप्लाई बाय 997970 2 सर जी अब मेरी बात आराम से सुनना, आपने गौर किया है मैंने इस इनपुट टैक्स का क्या असर किया है? ये जो मेरे पास इनपुट टैक्स आया था मैंने इसको तकसीम कर दिया इन तीनों में। यार यही किया ना मैंने। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि मैं जिस इनपुट टैक्स की वर्किंग कर रहा था वो वाली अमाउंट कैलकुलेट कर रहा था जिसने फाइनली तीनों में तकसीम हो जाना है। अगर कोई इनपुट टैक्स ऐसा हो जिसके बारे में मुझे कंफर्म हो गई ये एग्जाम्प्ट है तो उसे मैं तकसीम, अगर मुझे पता होगा ये एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए तो फिर मैं उसे कॉमन में डाल के तकसीम नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चल जाए कि ये जीरो रेटेड के लिए है तो मैं कॉमन में ऐड करके तकसीम नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चल जाए ये टैक्सेबल में है तो कॉमन में ऐड करके तकसीम। क्यों? सर ये जो मैं फिगर निकाल रहा होता हूं ना ये वाली
997970, ये वाली फिगर ने असल में तकसीम होना होता है। तो जो कॉमन चीजें हैं वो इसके अंदर ऐड करूंगा। मेरी पॉइंट पिक कर रहे हैं सर? जो कॉमन है वो ऐड करूंगा सर, ये असल पॉइंट है इसका। अब जरा वर्किंग 3 पे आ जाएं। ओरिजिनली मुझे वो करानी चाहिए थी, मगर मैंने आपको ये वाला कॉमन इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने उसको डिले किया। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। जी भाई, वो कहता है मशीन ए खरीदी 2 मिलियन की, उस पर टैक्स लगना है 18% के हिसाब से कितना सर? ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, तो ये क्या है? 0 रेटेड सर। उसके बाद लिख दिया मशीन बी कितना है सर? 3। कितना बनेगा सर? ये किसके लिए है? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए। इसका मतलब है कि ये इन दो में तकसीम होगा। कल भी सवाल करवाया था, अगर कोई ऐसा इनपुट टैक्स है जो 2 चीजों के लिए, तो फिर वो उन 2 में ही तकसीम होगा। शाबाश। हाँ, एक एहतियात करनी चाहिए। एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर इन 2 में तकसीम होना तो फिर इन दोनों को इकट्ठे लिखो, ताकि बाद में वर्किंग करने में आसानी हो। अब ज़रा देखना सर जी, 5 लाख यही है ना? 5,40,000 इसको तकसीम करना है। ज़रा एक सब टोटल कर लो ज़रा। 1024300 प्लस 1740000 1 जी 1198300 जनाब। अब जरा करना 1024300 डिवाइड बाय 1198300 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 461589। सर जी आप लोग नोट तो नहीं कर रहे, तो फिर कैलकुलेटर आदमी पकड़ के यार साथ साथ बताओ तो सही, मतलब कर क्या रहे हो मुझे बता दो। नोट भी नहीं कर रहे तो समझो तो सही ना, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड तो करो। 1740000 डिवाइड बाय 1198300 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 जी 78411। लो सर, जब मैंने अपोर्शनमेंट की वर्किंग की है ना, बस उधर गेम ओवर हो गई। अपोर्शनमेंट से पहले तक मैं स्टेप 1 होता है सवाल पढ़ना, आइडेंटिफाई करना इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट। स्टेप 2 होता है कि मैं वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 कंप्लीट कर लूं। स्टेप 3 होता है मैं अपोर्शनमेंट की वर्किंग कंप्लीट कर लूं। स्टेप 4 होता है अब मैं सवाल प्लेस कर दूं। सर जी मैं इस तरह एक तरतीब से चलता जा रहा हूं, आपको बताता जा रहा हूं। सर जी आउटपुट टैक्स है 1843740 1843740। सर जी उसके बाद लिखेंगे इनपुट, और इनपुट टैक्स क्या होगा? लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ उसने 1137580। सर फॉर द पीरियड, सर ये वाली फिगर लिख दूं 673267। इसको टोटल करें 1810847।
सर जी ये आ गया 90% ऑफ आउटपुट 1843740 का जी भाई 1659366 इन दोनों में से कौन सा लेंगे 1659366 लोअर ले लिया। जैसे ही ये लिया ज़हन में क्या आया शाबाश कितना सर 1810847 माइनस 1659366 करेंगे जी 151481 ऐसा ही है। अच्छा जनाब जैसे मैंने ये किया मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर जी कौन सी फिगर लूंगा 461589 वैसे भी नजर आ रहा है, आप कैलकुलेट भी कर लें। आउटपुट बन रहा है 1843740, 90% ऑफ इनपुट जो है 1659360 ये जो भी इनपुट है वो लेस करेंगे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 461589। नजर आ रहा है कि जनाब फिगर माइनस में आनी है। 16 और 4 20 होता है यार, आपका आउटपुट 18 है, क्लियर है कि फिगर माइनस में आनी है। जैसे ही आपको ये बात पता चली आपने क्या लिख लिया सेल्स टैक्स रिफंडेबल लिख लिया और सोचा कि फर्दर टैक्स बाद में लिख लेंगे जी 277209 लो सर यार 666 है मेरा 215 आ रहा है नहीं सर सही है। ये भाई 16 में से 9 निकाले 7 बनता है ना। चलो कैलकुलेटर ही कर, आप खुद ज़हनों पे जोर ना दें, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। वन 1659366 है 277215 वो भी नेगेटिव। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। फर्दर टैक्स सर जी फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। जरा ध्यान से, हमारे पास अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल की थी 1560000, पहले ये लिख दिया। इस अमाउंट में शामिल थी थर्ड स्केड्यूल आइटम, कितनी 790 रुपये 300 किलो। यार यही अमाउंट बन रही है ना सर, ये जितना भी आता है लेस करके इसका 3% ले लें। आपने जो सवाल किया था, मैं अगर फुल फिगर लूंगा तो फिर माइनस करूंगा। मैंने देखा 15,60,000 रुपए में थर्ड स्केड्यूल आइटम की कितनी अमाउंट शामिल थी, उसने लिखा हुआ 790 रुपए का बेचा था 300 किलो, तो जितनी अमाउंट है उसे लेस कर देंगे। जी बताइएगा 39 सर, ये फर्दर टैक्स। आगे क्या है सर, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट रिफंडेबल कितना है सर जी? सबसे पहला एक्सपोर्ट रिफंड कौन सा लूंगा मैं 210 334 लिखूं यार, पोर्शन करके आया ना, याद है वो प्लांट एंड मशीनरी भी थी। अब यहां पर मैं जेड ढूंढूंगा, जेड मैंने कहां लिखा हुआ है,
सर जी ये देखो मैंने 1Z यहाँ पर लिखा हुआ 3,60,000। परचेजेस सर जी याद है मैंने ये परचेज की थी 675। ये 675 टैक्स की अमाउंट नहीं है, ये इनवॉइस है। तो 675 का 18% लेंगे जी भाई। अब बताइएगा 3 और 2 6। अच्छा 121500 में 360 और 210 334 ऐड कर लें। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी मुश्किल तो नहीं लग रहा? सिंपल सवाल इस तरह से होना है। सर जी अगर कल तो आपकी क्लास नहीं है अब कोई, अगर क्लास हम शुरू करें, कल जुम्मा है ना असल में। सर जी रूटीन टाइम 2:15 ही है ना? बस सर 2:15 ही शुरू होगी इंशाल्लाह। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहना था? होम असाइनमेंट। सर जी कल मैं चेक करूंगा, मैं आपको साफ बता रहा हूं। कौन कौन सी सर सुनिएगा, आपको सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 16। पंद्रह तो रिपीट करेंगे ना घर जाके। सबसे पहले ये क्या है, 15 आपने दोबारा खुद करना है, फिर उसके बाद 16 करना है, फिर उसके बाद पीछे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 16 और फिर उसके बाद 10। पहले 15 खुद करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 10 करेंगे इंशाअल्लाह। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 और एक और सवाल है 17 16 तो दे दिया ना होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 एक बड़ा अच्छा सवाल है, वो करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 14 ये 2 सवाल आपको मैं कल कराऊंगा। सर जी लो सर आज के लिए इतना ही था। जिन लोगों के सवाल हैं वो पूछने, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। कल इंशाअल्लाह 2:15 बजे क्लास होगी अपने